संदर्भ में छोटे बच्चे हैं, यानी कि कक्षा 1 से पूर्व की जो शिक्षा होती है, यानी 6-7 वर्ष तक की जो शिक्षा होती है, उसमें मॉन्टेसरी का भी बहुत बड़ा प्रभाव अब भी देखने को मिलता है। तो इनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। और आज का जो हमारा क्लास है, इसका लर्निंग आउटकम जो है, ठीक है, लर्निंग आउटकम शब्द से थोड़ा सा आज हम लोग परिचित करा दे रहे हैं हम आप लोगों को। लर्निंग आउटकम मतलब कि आज जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इन चीजों के इन बातों को पढ़ने के बाद आप में क्या परिवर्तन आएगा, जो आप शैक्षिक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं लेसन प्लान में, ठीक है, तो वही है लर्निंग आउटकम। तो ये अब लर्निंग आउटकम भी हर लेक्चर का निर्धारित किया जाएगा पहले से ही, कि उस लेक्चर को लेने के बाद से आप लोग किन बातों को आप बता सकते हैं, आप में क्या परिवर्तन होगा। तो आज का जो हम लोगों का ये सेशन है, इस सेशन के बाद से आप लोग मारिया मॉन्टेसरी के जीवन परिचय के बारे में बता सकेंगे, ठीक है, उनका एक सामान्य जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और इस बात के परिणाम स्वरूप आप लोग बता सकेंगे उस जीवन परिचय को। इनकी कुछ रचनाओं के बारे में भी बात की जाएगी, उन रचनाओं को भी आप लोग इस कक्षा के बाद बता सकेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने सृजित की थी। उनके दार्शनिक विचार क्या थे, इसे भी आप बता सकेंगे। और मॉन्टेसरी ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया, यानी शिक्षा की परिभाषा उन्होंने क्या दी, और उसके साथ ही साथ उनके शैक्षिक विचार क्या थे, इन सब बातों को भी आप बता लेंगे आज के क्लास के बाद, ठीक ना। यानी कि मतलब कि आज के क्लास के उद्देश्य और जो शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, उन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने जो निर्धारित किया था, उन उद्देश्यों को भी आप इस सत्र के बाद बता सकेंगे। उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम को किस रूप में बताया, पाठ्यक्रम में किन किन बातों का समावेश किया जाना चाहिए, इन्हें भी आप बता सकेंगे। किस शिक्षा पद्धति को उन्होंने बताया कि आखिर बच्चों के लिए शिक्षण की पद्धति क्या हो, उस पद्धति से भी आप परिचित हो जाएंगे और उसे आप बता सकेंगे। और इसके साथ ही साथ अभी हम लोगों ने किंडरगार्टन का नाम ले रहे थे हम लोग, तो आप किंडरगार्टन और ये मॉन्टेसरी का जो उन्होंने जिन स्कूलों की स्थापना की, उनको बालगृह कहा जाता है, चिल्ड्रंस हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो किंडरगार्टन और चिल्ड्रंस हाउस में क्या समानता है, क्या अंतर है, इसके बारे में भी आप लोग इस सेशन के बाद बता सकेंगे। और इसके साथ ही साथ समग्र रूप से आप पूरे मारिया मॉन्टेसरी के विचारों का विश्लेषण करने के उपरांत पूरे इस पद्धति के क्या गुण है और क्या दोष है, इन्हें भी आप लोग बता सकेंगे। तो ये आज हम लोग आज के सेशन का लर्निंग आउटकम है। तो हम लोग बात करें सबसे पहले उनके जीवन परिचय का। तो जीवन परिचय में देखा जाए तो इनका जन्म रोम में हुआ था, ठीक ना, रोम के इटली के रोम में हुआ था। तो इसमें उनका जन्म 1869 में हुआ था, और वो जिन परिस्थितियों में पैदा हुई थी, वो परिस्थितियां अत्यंत रूढ़िवादी परिस्थितियां, ठीक है। वर्तमान में अभी कुछ साल पहले हम लोग कुछ दशक पहले पीछे चले जाए तो जो स्थिति भारत में थी, वो स्थिति उस समय वहां पर रोम में थी, यानी कि स्त्रियों को शिक्षा, जो भी मुख्य धारा थी समाज की, उससे किनारे ही रखा जाता था, और मुख्य धारा में आने पर या कोई भी ऐसा कार्य करने पर जो उनके लिए पहली बार हो, तो उनका विरोध किया जाता था वहां के समाज में। तो ये बहुत सारे विरोधों का सामना इन्होंने किया, मारिया मॉन्टेसरी ने। और ये रोम विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टर मतलब कि ये डॉक्टर, ये वाले डॉक्टर पुस्तकों वाले, रिसर्च वाले डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की उपाधि वो मेडिसिन वाले सेक्टर में पाई थी, ठीक ना, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि पाई थी। और फिर इनकी नियुक्ति चिकित्सक के रूप में हुई, और ये चिकित्सक मंद बुद्धि और अपंग बालकों के संदर्भ में इनको चिकित्सक नियुक्त किया गया था, और वहीं से इनके अंदर उन मंद बुद्धि बालकों और अपंग विकलांग बालकों में चिकित्सा के साथ ही साथ उनको उनके लिए शिक्षा के संदर्भ में भी वो प्रयास करने लगे, और वहीं से इनके अंदर उनके लिए कुछ करने की
करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई मन में। और उसके बाद से फिर इन्होंने प्रायोगिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में फिर अन्य उपाधियां भी प्राप्त की ये, ठीक है। और उसके बाद से वो ये देखी कि जो उस समय समाज में ऐसी धारणा थी कि जो भी बालक मंदबुद्धि के हैं या विकलांग हैं, मानसिक रूप से विकलांग हैं, वो कोई भी चीज सीख नहीं सकते, ऐसी धारणा थी समाज में। तो लेकिन ये अपने अध्ययन में ये पाई कि जिस पद्धति से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो पद्धति ही अप्रासंगिक है। यदि जिस पद्धति से सामान्य बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसी पद्धति से उन बच्चों को भी पढ़ाने का प्रयास किया जाता था जो मंदबुद्धि बालक थे या मानसिक रूप से विकलांग थे। तो वो देखें कि ये जो पद्धति है वो तो बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो उसमें उन्होंने परिवर्तन किया। उसमें परिवर्तन उन्होंने ये किया कि जो सामान्य बच्चों के लिए जो पद्धति थी, उसमें जो 3 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ाने की पद्धति उपयोग की जाती थी, उस पद्धति को वो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों में 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोग करने लगे, ठीक है। यानी कि जो सामान्य बच्चों के लिए कम आयु में जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता था, जिस तरीके का प्रयोग किया जाता सिखाने के लिए, उसी तरीका को वो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों में एक मतलब ज्यादा आयु वाले बच्चों में करने लगी। तो उसका परिणाम वो सकारात्मक रूप से देखी। तो ये अंत में इस निष्कर्ष पर भी वो पहुंची कि जो तरीका है वो गलत है और हम उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर अपना शिक्षा का तरीका या उसे शिक्षा प्रदान करने का तरीका नहीं अपनाते, इसी वजह से वो नहीं सीख पाते। तो इस पर उन्होंने और भी काम किया। वो अन्य देशों में जाकर, पेरिस में और इंग्लैंड में जाकर, वहां पे जो मानसिक विकलांग हुए बच्चों के संदर्भ में जो भी कार्य किए जा रहे थे उनका बारीकी से अध्ययन किया। उस समय के कुछ मनोवैज्ञानिकों से वो मिली। एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है सेगविन। सेगविन ने कई मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण भी किया था मंदबुद्धि बालकों के लिए, और मंदबुद्धि और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रयास भी किए थे। तो उनसे भी जाकर मिली और बहुत सारे बातें वो सीखी, बहुत नई नई चीजें सीखी। और फिर वो आकर इटली में फिर से उसको अपने जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और ये देखिए, पहले तो डॉक्टर थी, बाद में ये शिक्षा उनके उन मानसिक बच्चों के शिक्षा के तरफ इनका झुकाव हुआ। और इस झुकाव को देखते ही वहां की सरकार ने इनको एक विस्थापित गरीब वर्ग थे उनके बच्चों के लिए चिल्ड्रंस हाउस, चिल्ड्रंस होम की स्थापना किया गया था। उसकी जिम्मेदारी इनको दे दी गई है ना। बालघर जिस बालघर की बात की जाती है, फिर बाद में भी हम लोग करेंगे, वो बालघर की संकल्पना यही से उत्पन्न हुई, ठीक ना। उन विस्थापितों के बच्चों के लिए, उन गरीबों के बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार के शिक्षण संस्थान बनाए गए थे, उसको चिल्ड्रंस होम कहा गया, ठीक ना। उसकी जिम्मेदारी इनको दे दी गई और वहां पर रहकर ये अपने सभी प्रयोगों को वहां पर उन्होंने क्रियान्वित किया और बहुत सारे नए नए निष्कर्षों पर पहुंची। और इसके साथ ही साथ वो जिस मॉन्टेसरी पद्धति की उन्होंने शुरुआत की, उस पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग अलग देशों में भी गए, ठीक है। अमेरिका गई और यूरोप में भी बहुत सारे देशों में गई। और उसके साथ ही साथ भारत में भी आई थी, भारत में 10 वर्ष तक रही थी, ठीक है। जब हम लोग गिज्जू भाई को पढ़ रहे थे तो गिज्जू भाई मॉन्टेसरी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। तो ये भारत में भी आई है और भारत में अलग अलग जगहों पर रहकर वो अपने मॉन्टेसरी पद्धति के संदर्भ में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया और लोगों को बताई कि वो इन बच्चों की शिक्षा के लिए कैसे प्रावधान किए जाए, ठीक है। तो ये सामान्य रूप से इनका जीवन परिचय था और इनकी मृत्यु 1952 में फिर से 1952 में इटली में हो जाती है, ठीक है। तो ये जीवन परिचय, मुझे लग रहा है कि इनकी जो हम लोग जो भी विचारधाराएं पढ़ेंगे उन विचारधाराओं को समझने में ये जीवन परिचय महत्वपूर्ण होते हैं।
ठीक है। किसी भी दार्शनिक हो या कोई भी समाज सुधारक हो, उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, वो उसकी वैचारिक धारणा को और मजबूत करती है। इस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, ठीक ना, और किन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण या किन परिस्थितियों में वो रहे हैं, वो परिस्थितियां उन्हें और ही मजबूत बनाती हैं। ठीक है। तो इनकी विचारधाराओं पे उन परिस्थितियों का, जिन परिस्थितियों में उन्होंने मंदबुद्धि और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के साथ उन्होंने कार्य किया, उसका पूरा प्रभाव हम लोग देखेंगे, पूरे मॉन्टेसरी पद्धति में देखेंगे। ठीक है। ये चिल्ड्रंस होम की बात आती है, ठीक ना। चिल्ड्रंस होम का जिक्र मैंने अभी किया भी हूँ कि इटली सरकार ने, ठीक है, कुछ विस्थापित मजदूरों की बस्तियों में उनके बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और उसकी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा, बालकों का घर या बाल घर या चिल्ड्रंस होम, ये जो शब्द जब आएंगे आपके सामने, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इनका संबंध मारिया मॉन्टेसरी से ही, ठीक है। जैसे किंडरगार्टन का संबंध फ्रोवेल से है, वैसे ही चिल्ड्रंस होम का संबंध, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी से। इसको हिंदी में बाल घर भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। ये इनकी रचनाओं में देखा जाए तो द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, द मॉन्टेसरी मेथड, ये जो रचना है मॉन्टेसरी मेथड, इसमें वो अपनी पूरी शिक्षा पद्धति का व्यापक रूप से विवेचना उन्होंने किया है। ठीक है। तो जो मॉन्टेसरी पद्धति है उसका पूरा स्वरूप हम लोग व्यापक रूप से इनकी इस पुस्तक में देखते हैं, द मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है। इसके अलावा और भी उनकी रचनाएं हैं, एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड, द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड और चाइल्ड ट्रेनिंग। ठीक है। ये बच्चों के शिक्षा के संदर्भ में है। आगे कुछ इनके दार्शनिक विचारों की बात की जाए तो दार्शनिक विचारों में ये सबसे पहले ये देखें हम लोग कि ये इंद्रिय यथार्थवाद से प्रेरित। ये इंद्रिय यथार्थवाद क्या है? इंद्रिय यथार्थवाद का मतलब कि जो इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसको यथार्थ माने, उसको सही माना जाए। ठीक है। तो वो इंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। वो इस बात पर जोर देते थे कि इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपने परिवेश को जान सकते हैं। तो जब हम अपने परिवेश को जान सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से ही, जब हम नए ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि इंद्रियों को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है। तो ये है इंद्रिय यथार्थवाद। और इस इंद्रिय यथार्थवाद में ये बात जो वर्कर सामने आता है कि इंद्रियों को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। आगे हम लोग इनकी पूरी पद्धति में हर जगह देखेंगे कि वो इंद्रियों के प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है। तो इनकी जो पहली दार्शनिक विचारधारा है वो इंद्रिय यथार्थवाद है। ठीक है। और दूसरी विचारधारा, जो दार्शनिक विचारधारा, विश्व के यथार्थ स्वरूप में विश्वास। ठीक है। विश्व के यथार्थ स्वरूप में विश्वास का मतलब कि जो जगत, जो संसार सामने दिख रहा है वही यथार्थ, वही सत्य है। ठीक है। हम लोग इसके पहले भी विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं की विवेचना किए हैं। उसमें एक दार्शनिक विचारधारा आदर्शवाद की हम लोगों ने चर्चा की थी। आदर्शवाद इस बात पर जोर देता था कि जो चीजें दिख रही है इसके परे असली संसार है। जो चीजें दिख रही वो आभासी है ना, वो सही नहीं है, यथार्थ नहीं है। इनके परे जिन विचारों से इनकी उत्पत्ति हुई है वो विचार ही शाश्वत है। ठीक है। तो उस बात को यहाँ पर ये नकार देती है और इस बात को स्वीकार करती है कि जो चीजें दिख रही है, संसार का जो स्वरूप दिख रहा है वही सही है, वही सत्य है। ठीक है। तो दूसरी विचारधारा इनकी ये है। और आगे वो वातावरण पर ज्यादा जोर देती है। जब हम लोग बात करते हैं कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम या वातावरण, इन दोनों में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इन दोनों की भूमिकाओं को निर्धारित करने के संदर्भ में वो कहती है कि वातावरण का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा प्रभावशाली। ठीक है। यानी कि बालक के विकास में वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण है।
ठीक है, बालक को जिस प्रकार हम जैसे वातावरण में रखेंगे वैसा हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी शिक्षण पद्धति में इस बात को ध्यान में रखती हैं और इस बात पर जोर भी देती है कि बच्चे को सही रूप से उसको स्वाभाविक रूप से विकसित होने के लिए उसको सही तरीके का परिवेश प्रदान किया जाए। ठीक है, ऐसा परिवेश प्रदान किया जाए जहाँ पर अभी जो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि इंद्रिय यथार्थवाद या तो वैसे परिवेश में उसको इंद्रियों को प्रशिक्षित होने का, इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का पर्याप्त अवसर मिले। ठीक है, तो ये बालक के विकास में वातावरण की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। अगली बात है स्थूल वस्तुओं द्वारा सूक्ष्म विचारों की शिक्षा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि इंद्रिय यथार्थवाद, देखिए हर चीजों में आप जो पहली बात देखें ना कि इंद्रिय यथार्थवाद को स्वीकार करती हैं। ठीक है, तो हर बातों में वो चीजें उसी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर स्थूल वस्तुओं द्वारा सूक्ष्म विचारों की शिक्षा। स्थूल वस्तु मतलब कि जो भौतिक वस्तुएं, जो जिनका प्रत्यक्ष रूप से हम इंद्रियों के माध्यम से जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जिनका हम लोग अनुभूत कर सकते हैं। ठीक है, वो स्थूल वस्तुएं, तो वो कहती है कि जो सूक्ष्म विचार यानी कि अमूर्त विचारों तक पहुंचने के लिए ये स्थूल वस्तुएं ही महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से ही हम उन सूक्ष्म विचारों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, इनकी शिक्षण पद्धतियों में भी ये जो विचार है, ये सभी विचार इनकी शिक्षण पद्धतियों में झलकेंगे। ठीक है, ये शिक्षण पद्धतियों में भी अपने स्थूल क्रियाओं को, मतलब कि भौतिक क्रियाओं की प्रधानता रखती है। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे कि ये कल्पना का, ठीक है, जैसे काल्पनिक कहानियों पर जोर दिया जाता है कि बच्चों को काल्पनिक कहानियां सुनाई जाएं जिनसे उसमें कल्पनाशीलता उत्पत्ति हो। तो ये इनकी जो शिक्षण पद्धति है और जो इनकी विचारधारा है उसमें इसको मतलब इसका निषेध किया गया, इसका विरोध करती है। देखिए कि काल्पनिक जगत में बालक को न घुमाया जाए, ठीक है, काल्पनिक जगत में उसको विचरण न करने दिया जाए। ठीक है, काल्पनिक जगत में जाने के बजाय उसको जो भौतिक यथार्थ जगत है, इस जगत की वस्तुओं को अनुभव करने का मौका दिया जाए अधिक से अधिक। ठीक है, तो ये कहती हैं कि हम किसी भी अमूर्त विचारधारा तक पहुंचने से पहले हम बालक को उस विचारधारा की के भौतिक स्वरूप से परिचित कराएं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों को पूर्ण अधिकार, जैसा कि इंद्रिय यथार्थवाद में हम लोगों ने देखा है कि जब इंद्रियां ही पूरे इस जगत की अनुभूति का माध्यम है तो स्वाभाविक है कि ज्ञानेंद्रियों को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, ज्ञानेंद्रियों को बालक का अधिकार हो, है ना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सही तरह की संवेदनाओं को ग्रहण कर सके। तो इस पर भी जोर देती है। और एक अगली बात की ये स्वतंत्रता, बालक की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है ना, कि बालक को वो किसी प्रतिबंध में नहीं रखना चाहती। इनके अनुसार जो शिक्षण पद्धति है, उस शिक्षण पद्धति में जो बालक को कोई भी चीज सिखाई जाती है तो उसमें बालक को स्वतंत्र रूप से मौके दिए जाते हैं, उसको सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो वहां पर स्वतंत्रता की एक प्रबल समर्थक है, लेकिन इसमें एक शब्द और लगाया है कि सुनियमित स्वतंत्रता की, ठीक ना, यहाँ पर स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदलने पर का विरोध करती है, यानी कि स्वच्छंदता का रूप न धारण करे वो स्वतंत्रता। ठीक है, तो बालक की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है। और अगली जो दार्शनिक विचारधारा है प्रकृतिवाद की झलक। ठीक है, प्रकृतिवाद, अब तक हम लोगों ने देखा दो तीन बातें, प्रकृतिवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रकृतिवादी उनके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यथार्थ प्रकृति का यथार्थ स्वरूप, भौतिक स्वरूप जो दिख रहा है उसी को यथार्थ मानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। तो यहाँ पर ये भी मान रहे हैं ना, हम लोगों ने देखा कि विश्व के यथार्थ रूप में विश्व का जो स्वरूप, भौतिक स्वरूप दिख रहा है वही सत्य है। तो इसमें इनका विश्वास है, यानी कि इनके विचारधारा में प्रकृतिवाद की झलक है। प्रकृतिवादी भी इंद्रियों को वो माध्यम मानते हैं ज्ञान प्राप्त करने का ना, इस जगत में क्या सही है क्या गलत है उसे जानने का वो माध्यम इंद्रियों को ही मानते हैं।
तो ये भी मानती है। इंद्रिय यथार्थवाद इनका यही है, ठीक है, इंद्रियों को माध्यम मान रही है ज्ञान प्राप्त करने का। तो ये कुछ बातें, और बालक के संदर्भ में भी देखा जाए तो जैसे प्रकृतिवाद बालक को इस रूप में स्वीकार करता है कि बालक की जो मूल प्रकृति है ना, जो बालक की मूल प्रकृति है उसको वो स्वीकार करता है। तो यहाँ पर ये भी स्वीकार करती हैं, बालक की स्वतंत्रता पर बल देती हैं, प्रकृतिवाद भी बालक की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे ये स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रकृतिवाद की विचारधारा के काफी करीब है। तो ये इनकी दार्शनिक विचारधाराएं हैं। अब देखा जाए कि ये शिक्षा को किस रूप में परिभाषित कर रही है। अब तक एक हम लोगों के दिमाग में फ्रेमवर्क बन गया होगा कि आखिर ये बालक की शिक्षा को क्या मान रही है, ठीक ना, बालक की स्वतंत्रता को स्वीकार कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये परिभाषित करती है कि शिशु के जीवन को सामान्य रूप से विकसित होने में सक्रिय सहायता देना है शिक्षा। यानी कि जो बालक का जीवन है उसको सामान्य रूप से विकसित होने दिया जाए, ठीक है, और उस विकास प्रक्रिया में कोई सक्रिय रूप से सहायता करे, ठीक है। सक्रिय रूप से सहायता करना मतलब कि उसकी एक निर्देशिका के रूप में, निर्देशक के रूप में कार्य करे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये अध्यापक को एक निर्देशिका के रूप में स्वीकार करती है, ठीक ना। तो इनकी परिभाषा से ही स्पष्ट है कि जो बालक का नेचुरल डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट पे केवल एक गाइडेंस की जरूरत है, ठीक ना। एक ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय रूप से उसकी केवल सहायता करे, जब जरूरत उसको महसूस हो तब उसकी सहायता किया जाए, ठीक है, अन्यथा उसे सामान्य रूप से विकसित होने दिया जाए, ठीक है। जब इस बात का आभास हो कि उसके विकास, सामान्य रूप से विकास होने में कोई बाधा उपस्थित हो रही है, तब, ठीक है, जो निर्देशिका हो तब उसकी सहायता करे। तो इसी रूप में वो शिक्षा को स्वीकार करती है। यानी कि शिक्षा जो है बालक के जीवन को सामान्य रूप से विकसित होने में सक्रिय रूप से सहायता देती है, ठीक है। तो ये शिक्षा की जो उनकी परिभाषा है, जो शिक्षा के बारे में जो कही गई बातें, इस बात को आप लोग याद रखेंगे तो ये हर जगह इनकी विचारधारा को स्पष्ट करता रहेगा। अब इसके अनुसार क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, उसमें शिक्षा में अनुशासन का क्या स्थान होना चाहिए, बालक की क्या स्वतंत्रता किस रूप में होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षक की क्या भूमिका हो रही है, सब कुछ निर्धारित कर लेंगे आप इस परिभाषा के आधार पर, ठीक है। तो ये परिभाषा आप लोगों के मस्तिष्क में होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बालक की जो रुचि है और मानसिक अवस्था है, ठीक है, और इन बातों को ध्यान में रखकर बालक के सम्मुख एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न किया जा रहा है जिसमें वो स्वाभाविक ढंग से वो विकसित हो सके, यही शिक्षा। तो इस रूप में ये शिक्षा को परिभाषित करती है। अब शिक्षा के संदर्भ में अब इनके कुछ विचारों को देखा जाए तो इसमें स्वतंत्रता द्वारा अनुशासन, ठीक है, अभी हम लोगों ने उनके जो दार्शनिक विचारधारा थी उसमें हम लोग देखे कि एक संतुलित, ठीक ना, एक स्वतंत्रता देने की पक्षधर है, ठीक है, स्वतंत्रता के रूप में नहीं लेकिन एक संतुलित तरीके से उसको स्वतंत्रता दी जाए। तो ये जो अनुशासन की जो समस्या है वो अनुशासन की समस्या को समस्या मानती ही नहीं है, और वो कहती है कि जब बालक को स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है, उसे स्वतंत्र तरीके से उसको जो अच्छा लगता है कार्य उसको करने का जब मौका दिया जाएगा तो वो ऐसा कोई कार्य करेगा ही नहीं जो अनुशासनहीन होगा, ठीक है। वो बालक की जो मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासु प्रवृत्ति, उस जिज्ञासु प्रवृत्ति का उचित रूप से समाधान यदि हम लोग करते रहे, ठीक है, उस जिज्ञासा को सही तरीके से हम लोग शांत करते रहे तो वो अनुशासनहीनता की समस्या आएगी ही नहीं, ठीक है। और इस जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है उस जिज्ञासा की प्रवृत्ति को और पुष्पित फलित करने के लिए उसको स्वतंत्रता देने की जरूरत है। जब तक उसको स्वतंत्रता दी नहीं जाएगी तब तक उसके अंदर जिज्ञासा
प्रबल रूप से उत्पन्न नहीं होगी, तब तक वो अपने पूरे वातावरण को, आसपास की चीजों को, अन्य चीजों को समझने का और जानने की इच्छा ही नहीं व्यक्त करेगा। और जब इच्छा नहीं व्यक्त करेगा तो फिर जब उसकी मूल प्रवृत्ति बाधित तो होगी, तो स्वाभाविक है कि वो कुछ न कुछ ऐसे कार्य करेगा जो सामान्य रूप से अनुशासनहीनता के अंतर्गत आएगी। तो वो स्वतंत्रता उपलब्ध कराकर वो अनुशासन स्थापित करना चाहती है। अगली बात कहती है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए। ठीक ना, बालक के व्यक्तित्व का आदर करने का अभिप्राय ये है कि जितने भी बालक हैं वो व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट हैं, सबके पास अपनी अपनी अलग अलग सबकी रुचि है, ठीक है, सबको आनंद प्राप्त करने का अपना अलग अलग तरीका है, अलग अलग चीजों में सबको मजा आता है, सबको ठीक ना, अलग अलग चीजें पसंद है। तो ये जो व्यक्तिगत विशिष्टता है उस विशिष्टता का ख्याल रखा जाए, है ना, यानी कि उनके व्यक्तित्व का आदर किया जाए। व्यक्तित्व का अभिप्राय यहाँ पर यही है कि जो उनकी अपनी विशिष्टता है, ठीक है, उन विशिष्टताओं का को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, और उन विशिष्टताओं को उचित रूप से उसकी प्रशंसा की जाए, ठीक ना। आदर करने का अभिप्राय कि जो भी उसकी विशिष्टता है, उसकी विशिष्टता का अभिप्राय मतलब कि हो सकता है कि हमारे दृष्टिकोण से कुछ उसकी अच्छाइयां भी हो या उसके कुछ दोष भी हो, लेकिन उनका समुचित रूप से आदर किया जाए। जो उसके अंदर कमियां हैं उन कमियों को भी स्वीकार किया जाए, जो उसकी अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को भी स्वीकार किया जाए, ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए। अगली बात वो कहते हैं कि सेल्फ एजुकेशन के बारे में कहती है, ठीक है, कि बालक जो होता है, बालक की जो प्रवृत्ति होती है उसकी अपनी स्वयं की प्रवृत्ति है, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, ठीक ना, वो जो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो उसे स्वयं खुद शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, वो खुद नई नई बातें सीखने के लिए उत्साहित रहता है। और जब हम केवल उपदेश के माध्यम से उसे शिक्षित करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो एक विरोधाभास उत्पन्न करेगा, ठीक ना। उसकी तो प्रवृत्ति है वो खुद अपने आप वो पर्यावरण को, अपने आप वातावरण को समझे, अपने आसपास की चीजों को समझे, नए ज्ञानों को अन्वेषित करे। और जब हम उसी चीजों को उपदेश के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे तो वो उसका विरोध करेगा, ठीक है। तो ये जब विरोध होगा तो उसकी जो स्वाभाविक विकास है उससे कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस रूप में वो कहती है कि जो उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो वो सेल्फ एजुकेशन वाले तरीके पे केंद्रित है ना, यानी कि ऐसे तरीकों पर केंद्रित हो उसकी शिक्षा पद्धति जिसमें उसको खुद ही प्रोत्साहित किया जाए चीजों को समझने के लिए, आसपास की चीजों को समझने के लिए। नैसर्गिक विकास जैसा कि अभी कहा गया कि वो खुद ही सीखने का, नए नए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। तो नैसर्गिक विकास यानी कि नेचुरल जो उसका विकास है, उसके अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को विकसित होने का समुचित रूप से मौका दिया जाए, ठीक है। जो भी उसके अंदर शारीरिक शक्ति है या मानसिक रूप से जो शक्ति है उसको वो किसी बंधन में रखकर नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से विकसित होने का मौका दिया जाए, ठीक है। मांसपेशियों का प्रशिक्षण, मानसिक शक्तियों के विकास के साथ ही साथ जो उसकी मांसपेशियां हैं उनका भी उचित रूप से विकास सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और इन मांसपेशियों के विकास के लिए समुचित रूप से कुछ प्रशिक्षण की बात करती है। उस प्रशिक्षण में वो ये कहती है कि बालक के लिए कुछ व्यायाम निर्धारित किए जाएं, ठीक ना। कुछ व्यायाम की बात करती है, उन व्यायाम और कुछ विशिष्ट प्रकार के खेलों का भी अपने मानसिक पद्धति में विशिष्ट प्रकार के खेलों का भी निर्माण किए और उन खेलों में शारीरिक क्रियाओं के साथ ही साथ मानसिक क्रियाएं भी होती रहती है। तो उन खेलों और उन व्यायामों के माध्यम से वो बालक की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करना यानी उनके विकास पर बल देती है, ठीक है। खेल एवं शिक्षा, ये जो पूरा इनका जो मानसिक पद्धति है वो खेलों के माध्यम से ही पूरी शिक्षा व्यवस्था को आयोजित करती है। वो चाहे ज्ञानेंद्रियों का, अभी हम लोग देखेंगे आगे इनकी शिक्षण पद्धतियों में अलग अलग चीजों की बात करेंगे कि वो ज्ञानेंद्रियों में एक एक ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन कौन से खेल बालक के समूह प्रस्तुत करती है,
बालक की यदि दृष्टि इंद्रियों को प्रशिक्षित करना है तो कौन से खेल उसके सामने प्रस्तुत किए जाए, किन किन गतिविधियों को उसके सामने वो रखती है। ठीक है, यदि उसके स्पर्श इंद्रिय को प्रशिक्षित करना है तो उसके सामने कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखेंगी, कौन कैसे कैसे खेलों का वो आयोजन करेंगी जिनके माध्यम से जो हमारी स्पर्श इंद्रियां हैं वो प्रशिक्षित। तो ये अपने शिक्षण पद्धति है, उन शिक्षण पद्धतियों में शिक्षण पद्धति में खेलों को प्रमुख स्थान देती है। ठीक है, सामाजिक शिक्षा और व्यक्तिवादी शिक्षा। सामाजिक शिक्षा में थोड़ा सा इनका जो पक्ष है कमजोर है, ठीक है, क्योंकि जो उसके व्यक्तिगत विशिष्टता का ये आदर करती है, व्यक्तिगत उसकी विशिष्टता के प्रति जो इनका अत्यधिक आग्रह है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ विद्यालय में एक जो सामाजिक वातावरण होना चाहिए, जैसा कि हम लोग किंडरगार्टन पद्धति में देखे थे कि किंडरगार्टन पद्धति में वो बालक का विकास एक पूरे विद्यालय में ही वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताना बाना की संरचना करते हैं जिससे कि बालक के अंदर जो सामाजिक बालक का विकास होना चाहिए वो वहां पर सुनिश्चित होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब इसकी हम लोग मांटेसरी पद्धति के गुण और दोषों की बात करेंगे तो वहां पर दोषों के रूप में हम लोग ये देखेंगे कि ये इनकी डिमेरिट के रूप में दिखती है कि जो शिक्षा का सामाजिक पक्ष है वो इनके द्वारा उपेक्षित रहता है। ठीक है, व्यक्तिवादी शिक्षा। व्यक्तिवादी शिक्षा का अभिप्राय ये है कि जो भी शिक्षा है वो उसमें किसी व्यक्ति विशेष की जो अपनी विशिष्टता है उसका कितना ख्याल रखा जाता है। तो हम लोगों ने अब तक देखा है, जो उनके पूरे शैक्षिक विचार है उसमें देखा है कि स्वतंत्रता के संदर्भ में भी वो इस बात का ध्यान रखती है कि जो बालक की अपनी विशिष्टता है, अपनी रुचि है, ठीक है, अपनी क्षमता है, उनके अनुसार कार्य को करने के लिए उसे स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व का आदर की बात जब हम लोग करते हैं तो उसमें भी ये देखते हैं, ठीक है, जो उसकी अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता है उनका सम्मान किया जाए। तो इस रूप में देखा जाए तो ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो व्यक्तिवादी शिक्षा की तरफ उनका ज्यादा झुकाव। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग इनके शैक्षिक विचार देखे। इसमें जो अभी जो इसमें सामाजिक शिक्षा की बात की गई है, सामाजिक शिक्षा इनकी शैक्षिक विचारधाराओं में ये कमजोर पक्ष के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है, टाइम जब ओवर हो जाएगा तो आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलें। शैक्षिक उद्देश्यों की बात की जाए तो शैक्षिक उद्देश्यों में अब तक जो हम उनके शैक्षिक विचार देखे इससे हम लोग कुछ शैक्षिक उद्देश्य भी निर्धारित कर लिए होंगे कि ये शिक्षा के माध्यम से बालक में किन बातों का विकास करना चाहती है। तो कहते हैं कि शिक्षा बालक की वैयक्तिकता, ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि वैयक्तिकता मतलब उसकी जो विशिष्ट क्षमताएं, उन क्षमताओं पर जोर दिया जाए, वही वैयक्तिकता है। ठीक है, बालक की वैयक्तिकता आत्म शिक्षण द्वारा किए गए स्वतंत्र, स्वाभाविक तथा संपूर्ण विकास का नाम है और व्यक्तित्व का निर्माण इसका परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य ये निर्धारित करते हैं कि जो बालक की व्यक्तिगत विशिष्टताएं उनका विकास किया जाए। ठीक है, उसकी जो व्यक्तिगत विशिष्टताएं हैं उन विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, ये शिक्षा का उद्देश्य रखती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ वो नैतिक आध्यात्मिक चेतना की ओर भी ध्यान देती है। लेकिन ये जो पक्ष है, ठीक ना, जो नैतिक और आध्यात्मिक चेतना, ये इनकी शिक्षा पद्धति का एक कमजोर पक्ष है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि सामाजिकता की भावना जो है ये इनकी शिक्षण पद्धति का कमजोर पक्ष है। ठीक है, ये वैयक्तिकता पर इतना जोर देती है कि सामाजिकता का पक्ष उपेक्षित हो जाता है। और जब फिर यहाँ जब वैयक्तिकता पर आदमी ज्यादा जोर देगा तो वहां पर जो एक नैतिकता की जो बात की जाती है वो उपेक्षित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो नैतिकता और आध्यात्मिक पक्ष है बालक का
वो इस मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में उपेक्षित हो। ठीक है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे दोष के रूप में। अब इनके पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम जैसा कि फ्रोबेल ने भी 6-7 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो जिस शिक्षा पद्धति की उन्होंने किंडरगार्टन पद्धति की बात कही है, वो 6-7 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही। वैसे ही इन्होंने भी जो भी काम किया है शिक्षा के संदर्भ में, वो 6-7 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों पर ही केंद्रित है। ठीक है, तो जो भी इन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, तो वो पाठ्यक्रम भी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, अब इन पाठ्यक्रम में किन किन बातों का वो ध्यान रखती हैं? तो पहली बात है कि लचीले मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, लचीले क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी देखिए हम लोगों ने देखा कि व्यक्तिगता पर ज्यादा जोर देती है, व्यक्तिगत विशिष्टता पर जोर देती है, तो स्वाभाविक है कि पाठ्यक्रम लचीला होगा, तभी व्यक्तिगत विशिष्टता का ध्यान रखा जा सकता है। यदि पाठ्यक्रम में ऐसा कठोर बना दिया जाए कि उसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके, सबके लिए एक समान हो पाठ्यक्रम, तो वहां पर व्यक्तिगत विशिष्टता का कहाँ ध्यान रखा जा रहा है? ठीक है, तो ये व्यक्तिगत विशिष्टता का ध्यान रखती है, तो इस ध्यान रखने के कारण जो पाठ्यक्रम का निर्माण करती है वो लचीला होगा ही। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम, अब तक हम लोग मनोविज्ञान के जिस रूप में बात करते हैं कि मनोविज्ञान किस रूप में शिक्षक की सहायता करता है, तो इसी रूप में सहायता करता है। वो बालक की विशिष्टता को बताता है कि सभी बालक विशिष्ट हैं, सभी बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता है, ना, यही सब बातें बताता है मनोविज्ञान। तो इस पाठ्यक्रम के निर्माण में वो मनोवैज्ञानिक जो बातें हैं बालक के संदर्भ में, उन बातों का भी ध्यान रखती है। ठीक है, अगली बात है पाठ्यक्रम निर्माण में व्यक्तिगत आधार। अब तक हम लोग सभी बातें किसी भी तरफ से कहीं से शुरू कर रहे हैं तो वो पहुंच जा रही है उसके व्यक्तिगतता पर ही, बालक के व्यक्तिगत विशिष्टता पर ही पहुंच जा रही है ना। तो यहाँ भी देखिए पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत आधार, यहाँ पाठ्यक्रम में हम लोगों ने देखा है कि जब सभी बालक विशिष्ट हैं, सबकी अपनी अपनी विशिष्ट क्षमताएं हैं और विशिष्ट कमजोरियां भी। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में को ऐसा बनाया जाए जिसमें कि वो अपनी कमजोरियों के साथ भी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान रखती है कि पाठ्यक्रम जो वो व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित किए जाए। ठीक है, यदि बालक की कोई विशिष्ट कमियां हैं तो उन कमियों का भी ध्यान रखा जाए। ये इनकी पृष्ठभूमि ही वैसी है, ये उन मानसिक रूप से पिछड़े, ठीक ना, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों, मंद बुद्धि वाले बच्चों के साथ ही इनकी काम की शुरुआत ही होती है। तो वहां तो और भी व्यक्तिगत विशिष्टता की संभावना है, बहुत ज्यादा विशिष्टता है उन बच्चों में। तो सभी बच्चे, कोई भी बच्चे एक दूसरे के व्यक्तिगत विशिष्टताओं के आधार पर समानता कहीं दिखेगी ही नहीं, उनमें तो बहुत सारी विभिन्नता होगी। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ये जो व्यक्तिगत विशिष्टताएं उनको ध्यान में रखा जाए। वातावरण की महत्ता, वातावरण की महत्ता जब हम इनके दार्शनिक विचार देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों में वातावरण को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। इस बात पर जोर देती है कि बालक को यदि समुचित रूप से वातावरण प्रदान किया जाए, ठीक है, तो वो बेहतर तरीके से उसके विकास की संभावनाएं होगी। वो जब सामान्य बालकों और मानसिक रूप से मंदित बालकों में जिस शिक्षण पद्धति की बात करती हैं और जिन कमियों, जिन अंतरों, जो भी अंतर दृष्टिगोचर होता है उनकी शिक्षा के संदर्भ में, उसके पीछे जो कारण बताती है, वो कारण यही बताती है कि उन बालकों को एक समान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक ना, जबकि जो मानसिक रूप से मंदित बालक हैं उनका मानसिक स्तर सामान्य बालकों के समान है ही नहीं। तो वो एक नया प्रयोग करती हैं और जो सामान्य बालकों
सामान्य बालकों में कम आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, उन तरीकों का प्रयोग वो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों में अधिक आयु के बच्चों के लिए करती हैं और उसका परिणाम सकारात्मक रूप से उनके सामने आता है। ठीक है, तो इससे इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि वातावरण की ज्यादा महत्ता है बालक के विकास में। ठीक है, तो वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, है ना, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर ही उनकी हो गया, टाइम हो गया क्या? ज्ञानेंद्रियों की जो शिक्षा है वो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है बालक। पूरी इनकी जो शिक्षण पद्धति है वो ज्ञानेंद्रियों को ही प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है ना। वो हम लोगों ने इनकी दार्शनिक विचारधारा में भी देखा कि ये ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद पर जोर देती है, इंद्रिय यथार्थवाद पर जोर देती है, यानी कि वो इंद्रियों को ही नया ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम मानती है। तो स्वाभाविक ये है कि इंद्रियों को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, इंद्रियों को सही प्रकार की शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे अलग अलग इंद्रियों के लिए और अलग अलग कार्यों का निर्धारण करती है जिससे कि उनको प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक, आगे भाषा की शिक्षा में लिखना, पढ़ना, व्याकरण, इन सब बातों का वो जिक्र करती हैं और शिक्षा के कुछ अन्य पक्षों पर भी वो जोर देती है। गणित शिक्षा, चित्रकला शिक्षा, संगीत, प्रकृति ज्ञान, हस्तकला, इन सब बातों का भी वो शिक्षा में समावेश करती है। ठीक है, तो ये जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम कक्षा 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही, ठीक है ना। तो ये 6 वर्ष के बच्चों के लिए वो पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। उस पाठ्यक्रम में ये विशिष्टताएं होती है। अब देखा जाए कि वो शिक्षक का क्या स्थान निर्धारित करती है अपने शिक्षण पद्धति में। तो वो जिन बच्चों का चयन किए हैं या जो बच्चे उनके कार्य क्षेत्र में समाहित थे, वे बच्चे सामान्य बच्चों से अलग थे। ठीक है, सामान्य बच्चों से जब अलग है तो स्वाभाविक ही है कि जो उनका निष्कर्ष होगा, जो कुछ भी उन्होंने अध्ययन किया उसका जो कुछ भी परिणाम होगा वो कुछ अलग ही होगा, उनका अनुभव भी अलग ही होगा। ठीक है, तो वो जो बच्चे इनके थे वो बच्चे, उन्हें ज्यादा संवेदनशील अध्यापकों की जरूरत थी। मानसिक रूप से मंदित बच्चों के समुचित रूप से उनको शिक्षा के लिए ऐसे शिक्षक की जरूरत होगी जो सामान्य अध्यापकों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील हो। तो वो एक अध्यापक से ये अपेक्षा रखती है कि वो शिशु मनोविज्ञान का ज्ञान उसे होना चाहिए, उसे मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। और हम लोगों ने इनकी जो जीवन परिचय की जब चर्चा की तो उसमें देखा भी कि ये चिकित्सा विज्ञान में इनके पास डिग्री होते हुए भी ये जब मानसिक रूप से मंदित बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में कार्य करने लगी तो इन्होंने अलग से अन्य डिग्रियां भी ली, योगात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की अलग उपाधियां भी ग्रहण की, वो शिक्षा भी प्राप्त की, है ना। तो वो इस बात पे जोर देती है कि एक अध्यापक बनने के लिए अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रयोगात्मक और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान इसलिए जरूरी है कि बालक की क्रियाओं में कब हस्तक्षेप करना है और कब उसे स्वतंत्रता देना है, इसका ज्ञान हमें तभी होगा जब हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा सही तरीके से। ठीक है, बालक की किन गतिविधियों में हमें हस्तक्षेप करना है, कौन सी गतिविधियां उसकी गलत हैं और कौन सी गतिविधियां सही है, इसका निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें उसके व्यवहार का समुचित रूप से ज्ञान होना चाहिए। और उसके व्यवहार के समुचित रूप से ज्ञान के लिए हमें बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो एक अध्यापक से अपेक्षा रखती है कि वो बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा, ठीक है, उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अब दूसरी बात जो शिक्षक के संदर्भ में इनकी ये है कि वो
शिक्षक के स्थान पर शिक्षिका को चुनना पसंद करती हैं। ठीक है, मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षिका को महत्व दिया जाता है शिक्षक के बजाय। शिक्षक या शिक्षिका के यहाँ जेंडर से रिलेशन है ना, मेल की बजाय फीमेल को जोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को स्वीकार करती है कि जो महिलाएं हैं वो जो है उनके पास धैर्य ज्यादा होता है, संवेदनशीलता ज्यादा होती है, और बच्चों की शिक्षा के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है, ऐसे शिक्षक की जरूरत होती है जिसके पास धैर्य हो, जो संवेदनशील हो। ठीक है, तो वो महिला को ज्यादा धैर्यवान और संवेदनशील मानती है, तो इसलिए वो अपने शिक्षण पद्धति में शिक्षक के स्थान पर शिक्षिका पर बल देती है। ठीक है, और वो अपने पद्धति में शिक्षिका शब्द का भी प्रयोग नहीं करती हैं, निर्देशिका शब्द का प्रयोग करती हैं। ठीक ना, बालक का वो निर्देशन करेगा। ठीक है, वो उसके जो स्वतंत्र रूप से क्रिया कर रहा है वो उसका कहीं ना कहीं उसकी मतलब केवल सहायता करेगा, उस क्रियाओं का आयोजन अध्यापक नहीं करेगा, वो क्रियाएं बालक खुद करेगा, और वो अध्यापक की जो भूमिका होगी वो बालक की सहायता करने की होगी। ठीक है, तो इस रूप में अध्यापक को स्वीकार करती है। ठीक है, 3 बातें अध्यापक के संदर्भ में वो कहती हैं। सबसे पहली बात कि वो जो अध्यापक हो उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, और दूसरी बात वो कहती हैं कि अध्यापक के रूप में महिला शिक्षक को वरीयता दी जाए क्योंकि उसके पास धैर्य और संवेदनशीलता होती है। तीसरी बात शिक्षक के संदर्भ में कहती है कि शिक्षक शिक्षिका कहने के बजाय उसे निर्देशिका कहा जाए। ठीक ना, उसकी भूमिका के आधार पर उसको निर्देशिका कहा जाए, न कि शिक्षक। अब इनकी शिक्षण पद्धतियों की बात की जाए, कितना देर हुआ क्लास चलते हुए, कोई बताए? सर 52 मिनट। रहने देते हैं फिर, ठीक ना, बोरिंग हो जाएगा, लगातार क्लास चल रहा है ना, इसके पहले सर भी क्लास लिए थे। ठीक है, संख्या भी कम हो गई है। ठीक है, तो फिर कल फिर मिलते हैं, कल इनको समाप्त कर दिया जाएगा। और कल हम लोग जो मैं कह रहा था कि शिक्षा के सामाजिक आधार, है ना, समाज कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा कैसे समाज को प्रभावित करती है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो आज रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी लोगों को का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और इस पीपीटी को मैं उस पे क्लास पे शेयर कर दूंगा, गूगल क्लास पे। ठीक ना, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। बंद कर दो। हाँ, बंद कर दिया मैं क्लास को, अब ट्वीट कर रहे हैं सब।